दोस्तों 60 घंटे की वो दहशत जो एक बेटी कभी भूल नहीं पाएगी। मेरठ के कपसार गांव से जो कहानी सामने आई वो सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक बेटी की चीखों की, एक माँ की कुर्बानी की और एक परिवार के उस दर्द की जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। 4 दिन तक पूरे इलाके में सन्नाटा था, सवाल थे, अफवाहें थी, राजनीति थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी था वो था एक बेटी का सच। अब वही सच कोर्ट के कटघरे में दर्ज हो चुका है। रूबी ने वो सब बता दिया है जो उसने 60 घंटे तक जिया, सहा और अपने भीतर दबाए रखा। साथियों, इस खबर में आगे बढ़े उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल यूपी न्यूज 24 आज की बात को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आमतौर पर लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। इससे आपको अगला वीडियो नहीं मिलता, अगली कहानी नहीं मिलती और अगली खबर नहीं मिलती। हम चाहते हैं कि ये जो कहानियों का सिलसिला है, एक जो खबरें हैं हम आपके लिए लाते हैं रिसर्च करके, ये आप तक जरूर पहुंचे। आप इसका एनालिसिस करें और इसके लिए यूपी न्यूज 24 आज की बात को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं खबर की ओर। रविवार का दिन था। आशा ज्योति केंद्र कमरे में वो बेटी जिसने अपनी मां आंखों के सामने अपनी मां को मरते देखा और बाहर जो पिता जो 4 दिन से सिर्फ एक सवाल खुद से पूछ रहा था, क्या मेरी बेटी सुरक्षित है? जैसे ही परिवार की रूबी से मुलाकात हुई, माहौल टूट गया। रूबी खुद को संभाल नहीं पाई, सीधे अपने पिता सत्येंद्र से लिपट गई। काफी देर तक बस रोती रही, सिसकती रही, मानो 4 दिन का सारा डर एक ही पल में बाहर आ गया हो। पिता की आवाज कांप रही थी। उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, बेटी तुझे तो किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया? रूबी का जवाब सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। उसने कहा, पापा मैं कितनी बदकिस्मत हूं, मैं अपनी मां का आखिरी बार चेहरा तक नहीं देख पाई। कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस रूबी को आशा ज्योति केंद्र ले आई। इस मौके पर सीओ सरधना आशुतोष कुमार मौजूद रहे। रूबी के पिता सत्येंद्र, भाई नरसिंह, शिवम और चचेरी बहन सर्वेश, सभी को उसने मिलवाया गया। कमरे में कोई जोर से रो नहीं रहा था, लेकिन हर कोई अंदर से टूटा हुआ था। आंखों में आंसू थे और जुबान पर बस सन्नाटा था। यहीं पर रूबी ने पहली बार अपने परिवार को बताया कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। रूबी ने बताया, मैं अपनी 2 सहेलियों के साथ गन्ना छीलने पापा के पास जा रही थी। मेरी माँ सुनीता हमारे पीछे आ रही थी। जैसे ही हम रजवाहे के पास पहुंचे, अचानक गन्ने के खेत से पारस निकलकर सामने आ गया। उसके हाथ में था फरसा। रूबी की आवाज यहां भर्रा गई। उसने बताया कि उसकी सहेलियां डरकर भाग गई थी, लेकिन वो वहीं रुक गई। पारस ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जबरन खींचने लगा। मेरी माँ ने उसका विरोध किया, माँ चिल्लाई और तभी उसने गुस्से में फरसे से उन पर वार कर दिया। रूबी ने बताया, मैं हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही, तड़पती रही। मैंने उससे कहा, मत मारो, छोड़ दो, लेकिन वो नहीं रुका। माँ जमीन पर गिर गई, उसकी आवाज वहीं थम गई। ये कहते कहते रूबी फूट फूट कर रो पड़ी। उसके बाद वो मुझे घसीटते हुए गन्ने के खेत में ले गया। रूबी ने बताया कि वो किसी तरह छूट कर रजवाहे में गिर गई, लेकिन पारस भी पीछे पीछे कूद पड़ा। उसने तमंचा निकाला, कहा, जैसे तेरी मां को मारा है वैसे ही तेरे पिता और तेरे भैया को भी मार दूंगा। मेरी आवाज गले में अटक गई। मैं डर के मारे कुछ बोल ना पाई। करीब 1.5 घंटे तक वो ठेके के पीछे गन्ने के खेत में बैठी रही। चारों तरफ सन्नाटा था और उसके सामने मौत की धमकी। रूबी ने बताया कि डर और सदमे की हालत में वो उसके साथ चलने को मजबूर थी। गंग नहर की पटरी तक वहां पारस ने तमंचा दिखाकर एक ट्रेन रुकवाई। पहले खतौली, फिर दिल्ली और चादर तमंचा छिपाकर बार बार मुझे दिखाता रहा। इसी वजह से मैं ट्रेन में या स्टेशन पर शोर न मचा सकी। दिल्ली पहुंचने के बाद भी चैन नहीं मिला। फिर वही ट्रेन और वापस हथौली। रूबी ने बताया कि पारस उसे हरिद्वार ले जाने की योजना बना रहा था। वो लगातार जगह बदल रहा था, अधिकतम समय रेलवे स्टेशन पर ही था। जब रूबी ने घर पर बात करने की जिद की तो पारस ने एक परिचित से फोन लिया, किसी डॉक्टर से बात कराई। यहीं से पुलिस तक सूचना पहुंच गई। कुछ ही देर बाद दोनों पकड़ लिए गए।
रूबी के भाई नरसी ने बताया, मेरी बहन ने कोर्ट में बिना डरे सब कुछ बताया है। उसने कहा मैं मर जाऊंगी लेकिन झूठ नहीं बोलूंगी। रूबी ने कोर्ट में साफ कहा पारस ने उसका अपहरण किया, विरोध करने पर मां की फरसे से हत्या की, तमंचे के बल पर उससे बंधक बनाकर रखा। उसने यह भी बताया कि घटना के वक्त पारस अकेला था, उसके पास फरसा तमंचा दोनों साथ मौजूद थे। सीओ आशुतोष कुमार ने जब पूछा कि हत्या कैसे की गई तो रूबी ने कागज पर फरसे का चित्र बनाकर दिखाया। हालांकि हत्या के बाद फरसा कहां फेंका गया इसकी जानकारी रूबी को नहीं है। अब पुलिस उसके बयान के आधार पर हर एंगल से जांच कर रही है। इस पूरे मामले में सियासी हलचल भी तेज है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद दलित परिवार के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर सवाल, सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी, पीड़ित परिवार के न्याय और मुआवजे की मांग। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक अपराध नहीं है बल्कि सिस्टम की परीक्षा है। आज रूबी सुरक्षित है, आरोपी जेल में है, जांच जारी है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या एक मां की कुर्बानी को पूरा न्याय मिलेगा? क्या एक बेटी अपने दर्द से कभी बाहर आ पाएगी? क्या सिस्टम अगली रूबी को बचा पाएगा? कपसार कांड सिर्फ एक खबर नहीं है, ये चेतावनी है, एक आईना है जिसमें हमें खुद को देखना तो होगा। इस पूरी घटना पर चंद्रशेखर आजाद की निगाहें पूरी तरह टिकी हुई है। वो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि अगर कोई वास्तविकता में उस दर्द को महसूस करे तो वो रो पड़ेगा। इतना दर्द है कि एक माँ क्योंकि माँ और पिता एक ऐसा रिश्ता है, बच्चों के लिए वो सुरक्षा कवच होते हैं, छाया होते हैं, हीरो होते हैं। पिता और माँ ना वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेटा पिता से कोई डिमांड कर देता है और पिता उसको पूरी कर देते हैं। कहां से करते हैं, कैसे करते हैं? अपना जूता नहीं खरीदते, जरूरत के समय अपनी जैकेट नहीं खरीदते और आवश्यक सामान नहीं खरीदते, लेकिन करते हैं। उस बेटी को कुछ दरिंदे उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी असहमति के बावजूद एक माँ ने, जैसा हमेशा होता आया है भारत की संस्कृति में, कि माँ अपनी बच्चों की रक्षा के लिए आगे आती है। माँ आगे आई और मुकाबला जब करने लगी तो उन दरिंदों ने उस माँ को धारदार हथियारों से उनका सर कुचल दिया। उस बेटी को वो अगवा करके ले गए और माँ को जो है उसकी निर्मम हत्या कर दी। सभ्य समाज में किसी भी जाति धर्म के लोगों, चाहे वो मेरठ के, उत्तर प्रदेश के और देश के जिन लोगों ने देखा, जिनके घर में बेटियां हैं, उन सारी माओं को तकलीफ हुई होगी कि इस तरह का जघन्य अपराध की कोई किसी भी तरह से जो है उसे सहमति उस दर्ज पर नहीं करा सकता। हर माँ को, हर पिता को, हर भाई को चिंता हुई होगी कल उसकी बहन के साथ ना हो जाए, कल उसकी बहन के सम्मान के साथ ये ना हो जाए। हर माँ को दर्द हुआ होगा, हर माँ ने इस पीड़ा को महसूस किया होगा। वो रो रहे थे कि आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। वो भय के साए में थे। गारंटी मैं दे सकता हूं, उनके पिस्टल उनके सर पर लगी हुई है, वो बंदूक की नोक पर है, इसलिए वो रो रो के इंतजार कर रहे थे कि चंद्रशेखर वहां जाएं। लेकिन ये गूंगी, बहरी और तानाशाही सरकार नहीं चाहती कि चंद्रशेखर जाकर उन परिवारों की आवाज उठाए। मैंने कल फेसबुक लाइव के माध्यम से मांग की थी कि मुझे डर है, क्योंकि जिस तरह से हमारे सूत्रों से पता लगा कि बेटी गुंडों के पास ही थी, अपराधियों के पास ही थी, तो मुझे डर है कि उस बेटी के साथ जबरन उसको डरा के उसके अपने फेवर में बयान ना दिलवा दे। इसलिए मेरी मांग है कि उस बेटी को एक बार परिवार से मिलाया जाए, क्योंकि उस बेटी को नहीं पता क्या क्या हो गया है। उस बेटी की जानकारी में नहीं है, उस बेटी को क्या बीत रही होगी, वो किस सिचुएशन में है, उसको कितना डराया गया है उसको। क्योंकि उसका एक बयान मैंने सुना है कि परिवार में हत्या का डर दिखा करके उसकी हत्या कर दूंगा। ये गुंडा आरोपी मुझे लेकर गया है और एक मेरा जो सबसे बड़ा डर है, जिस तरह के बयान उसके भाई और पिता के हैं, वो गांव उनके लिए सेफ नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको शहर में, क्योंकि उस डर के साए में ना वो कानूनी लड़ाई लड़ पाएंगे और ना ही अपमान के साथ वो वहां रह पाएंगे। क्योंकि कल वो मुझसे कह रहे थे, उनका भाई मुझसे रात को वीडियो कॉल पर कह रहा था कि माँ तो मरती है, हम माँ को तो नहीं देख पाए लेकिन पिता को भी मार देंगे, आप आ जाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करता हूं, ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि वो उस परिवार को सुरक्षित करने के लिए, अगर वास्तविकता में उनके अंदर इतना सा भी न्याय का चरित्र है, तो
उसको वहां से गांव से निकाल के उस आतंकवादी, उस जातीय ईर्ष्या से भरे गांव से निकाल करके उस परिवार को मेरठ में एक मकान रहने की व्यवस्था करा दें, जिससे कि वो परिवार अपनी आगे की लड़ाई लड़ सके। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यूपी न्यूज 24 आज की बात से जरूर जुड़िएगा, इस रिश्ते को और मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। यूपी न्यूज 24 आज की बात को सब्सक्राइब करके। जय हिंद, वंदे मातरम।